नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 4 अक्टूबर 2023 की इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़, रेटिंग अपग्रेड्स फॉर इंडियन कंपनीज एट डेकेडल हाई। देखिए, पहली बात तो ये चीज़ समझिए कि रेटिंग होता क्या है। हर कंपनी को ना अपने फाइनेंशियल्स, अपने फंडामेंटल्स, अपने आपका जो इकोनॉमिक का जो जिस इकोनॉमी में वो फंक्शन कर रही है उसका डिमांड क्या हो सकता है, फ्यूचर में सेल्स कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, वगैरह वगैरह करके एक कैलकुलेट करके एक रेटिंग दिया जाता है हर एक कंपनी को। ये कौन देता है रेटिंग? रेटिंग एजेंसीज रहती है जो कि एकदम सर्टिफाइड रहते हैं, जैसे कि क्रिसिल हो गया, इकरा हो गया, केयर एज हो गया। तो इस टाइप के रेटिंग फर्म्स रहते हैं जिन लोग जो है रेटिंग देती है ये सब कंपनीज़ को, और इनफैक्ट इकोनॉमीज़ को भी रेटिंग देती है ये सब। इंटरनेशनली बात करते तो S&P मूडीज़ एक बहुत अच्छा एक रेटिंग एजेंसीज हो गए। तो इस हिसाब से इंडिया में भी इकरा और आपका क्रिसिल काफ़ी रिनाउंड है। ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मतलब कंपनीज़ की। जैसे अगर इंडिविजुअल की बात करो, जैसे हम सिबिल स्कोर बोलते हैं। आपने अगर कभी ना कभी अगर लोन लिया होगा तो आपने ज़रूर देखा होगा कि आपका भी एक स्कोर होता है सिबिल स्कोर करके। वो आपको क्या डिटरमाइन करता है? क्रेडिबिलिटी आपका डिटरमाइन करता है कि कितने आप केपेबल हो कि वो आप जो लोन ले रहे हो उसको आप वापस से रीपेमेंट कर दो उसका। वैसे इसके लिए भी होता है। तो बोला जा रहा है कि फंडामेंटल्स अभी इंडियन इकोनॉमी की काफ़ी अच्छी हो रखी है कंपेयर टू अदर डेवलपिंग इकोनॉमीज। और डेट फाइनेंसिंग जो है वो काफ़ी काफ़ी एक कंजर्वेटिव साइड में लिया जा रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो फाइनेंशियल हेल्थ कंपनीज की काफ़ी अच्छी है। अगर मान लो बोरिंग बढ़ता भी है आने वाला टाइम में, तो देखो बोरिंग एज एन बोरिंग कॉस्ट अगर बढ़ता भी है ड्यू टू इन्फ्लेशन, थोड़ा तो प्रॉब्लम होगा रीपेमेंट में, बट वो प्रॉब्लम उतना बड़ा नहीं है क्योंकि डेट बहुत कंजर्वेटिवली इंडियन फर्म्स ले रहे हैं। ठीक है, मैं हर कंपनीज की तो बात नहीं कर रहा हूँ, बट अच्छे अच्छे कंपनीज जो कि इंडियन मार्केट का एक रिप्रेजेंटेशन, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि भाई प्रीमियम गुड्स जो है इंडिया में आजकल काफ़ी डिमांड में है। इससे मिलता जुलता और एक न्यूज़ भी है, नो लैक ऑफ लैक्स व्हेन इट कम्स टू बाइंग आईफोन्स। मैं इस न्यूज़ को, व्हेन इट कम्स टू बाई फोन्स, तो मैं इस न्यूज़ को सेपरेटली तो कवर नहीं करूँगा। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल कि भाई कैसे इंडिया में जो है लोग डिस्पोजेबल इनकम बनने के कारण कितना खर्चा कर रहे हैं, मतलब। एंड दैट्स अ गुड थिंग फॉर इकोनॉमी। मैं आपको ये चीज़ बोल दूँ, भले आपका सेविंग्स एज एन इंडिविजुअल कम होते जा रहा है, इंडिया में सेविंग्स रेट काफ़ी कम होते जा रहा है पहले से, वो एक अलग मुद्दा है, बट आज के रेट में कंजम्पशन मैटर करता है ना। सेविंग्स तो आप बाद में इन्वेस्ट करोगे फिर जाके वो बढ़ेगा, वो एक अलग बात है, बट आज के रेट में अगर कंजम्पशन इतना बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली इंडियन कंपनीज जो है, जो कि मेनली प्रीमियम गुड्स बनाती है जिसमें मार्जिन रेट जो रहता है वो काफ़ी अच्छा खासा रहता है, दैट्स अ गुड थिंग। ठीक है, अगर आप देखोगे कि कई सारे ब्रांड्स अपना नॉर्मल वर्जन भी रखते हैं, प्रीमियम वर्जन भी रखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि बाटा मान लो, बाटा का एक नॉर्मल वर्जन भी आता है, बाटा का एक प्रीमियम वर्जन भी आता है। तो वो उन कस्टमर्स के लिए है जिनके पास अच्छा डिस्पोजेबल इनकम है, तो वो सब प्रोडक्ट से काफ़ी अच्छा मार्जिन उन लोग गेन कर सकते हैं। सो इन ऑल वो सब चीज़ों के कारण, ये सारे फैक्टर्स मिला के ये बनता है कि इंडियन जो कंपनीज है उनके जो रेटिंग्स है वो काफ़ी अभी अच्छे स्टेज में है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग स्लोज इन सितंबर, पीएमआई एट 57.5। देखिए, मैं इस न्यूज़ को, ये मंथली डेटा, जस्ट मंथली डेटा अपडेट है, बट आपको पीएमआई का मतलब होना चाहिए, परचेज मैनेजिंग इंडेक्स। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ऐसा इंडेक्स कि हर मैनेजर को जो लगता है कि आने वाला टाइम में उनके परसेप्शन के हिसाब से इकोनॉमी कहाँ जाएगा, मतलब उनका जो इकोनॉमी का परसेप्शन एक भाई 50 के अबव रहेगा कि 50 के नीचे। 50 के अबव मतलब 0 to 100 का स्केल रहता है एक्चुअली। 0 to 100 का भाई, अगर आप 100 लिख रहे हो तो आपका कहने का मतलब है कि भाई आने वाला टाइम में बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो, और यही अगर आप 0 लिख रहे हो तो आप एकदम ही पेसिमिस्टिक हो। तो अगर 50 के अबव माना जाता है कि भाई चलो ठीक 50 के अबव है, तो ऑब्वियसली इस पर अच्छा एक ऑप्टिमिज्म दिख रहा है इकोनॉमी में, और 50 से नीचे तो पेसिमिज्म दिख रहा है। तो उसी हिसाब से बोला जा रहा है कि भाई 57.5 हो गया है। हालांकि 50 के ऊपर ही है, ऑप्टिमिज्म ही है, बट उतना स्ट्रॉन्ग ऑप्टिमिज्म नहीं है जितना पिछले मंथ था, जो कि 58.6 था अगस्त में। नेक्स्ट न्यूज़, आरबीआई में टेक ओएमओ रूट फॉर G-Sec सेल्स। देखिए, ये न्यूज़ क्या है दोस्तों कि आपको पता है कि अभी हाल फिलहाल में इंडिया का जो बॉन्ड है, गवर्नमेंट बॉन्ड, वो इंक्लूड होगा किस पे? मॉर्गन स्टैनली, सॉरी जेपी मॉर्गन ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स। अब इस पे एक लिक्विडिटी मैनेजमेंट का प्रॉब्लम आएगा आरबीआई पे, बताता हूँ क्या। तो ये डिटेल में क्या न्यूज़ बोल रहा है दोस्तों, देखिए। आरबीआई जो है अभी अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है किस चीज़ के लिए?
कि भाई जो जेपी मॉर्गन में जो हमारा इंक्लूजन रहेगा ना, उस इंडेक्स के कारण क्या हो रहा है कि हमारा जो बॉन्ड का जो डिमांड है दैट इज गोइंग टू एक्सीड द सप्लाई बाय अराउंड 900 बिलियन, यानी कि 90,000 करोड़, यानी कि आप समझिए लगभग 10 to 11 बिलियन के आसपास आप डॉलर समझिए, 10 to 11 बिलियन डॉलर्स, ठीक है, यूएस डॉलर्स। तो अब क्या होगा इससे कि आरबीआई को, देखो आरबीआई को नया बॉन्ड इसका इशू करना पड़ेगा, ठीक है। अब आरबीआई अगर बॉन्ड इशू करती है मार्केट में, ऑब्वियसली ये किसको जाएगा, ये देखिए आरबीआई का पहली बात तो आप ये चीज़ समझिए, दो रूट होता है बॉन्ड इशू कराने का, यानी कि दो टाइप्स के बॉन्ड होते हैं आरबीआई के। एक होता है एफएआर बॉन्ड, एक होता है नॉन एफएआर बॉन्ड। एफएआर बॉन्ड क्या होता है, फुल्ली एक्सेसिबल रूट। नॉन एफएआर होता है मतलब जो जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स जो अपने बॉन्ड के इंक्लूजन के टाइम उस बॉन्ड पे इन्वेस्ट नहीं करते, वो करते हैं एफएआर में। एफएआर अभी 2 लाख करोड़ के आसपास आरबीआई के पास ऑलरेडी रखा हुआ है। आरबीआई पहले तो उनको दे देगा, पर 2 लाख करोड़ के आसपास क्या होगा, जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि लगभग 900 बिलियन यानी कि 90,000 करोड़ के आसपास जो है आरबीआई के पास रखा हुआ है, सॉरी आरबीआई को और इशू करना पड़ेगा। तो वो जो 2 लाख करोड़ का जो मैं आपको बोल रहा हूँ बॉन्ड, वो आरबीआई होल्ड करके रखा है। अब वो 2 लाख करोड़ में से आरबीआई कितना रिलीज कर देगा, 90,000 करोड़ के आसपास, ताकि डिमांड और सप्लाई मैच हो। अब जो है आरबीआई क्या करेगा, जब इस बॉन्ड्स को इशू करेगा ना दोस्तों, सॉरी जब इस बॉन्ड्स को रिलीज करेगा अपने पास से, ये करेगा उन फॉरेन इन्वेस्टर्स को। अब देखिए फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या किए, वो बॉन्ड को खरीद दिए, डॉलर्स आ गया हमारे पास और रूपी का डिमांड बढ़ गया। तो एक तो देखिए डॉलर से स्ट्रांग हो गया। आरबीआई साइमल्टेनियसली, अब आरबीआई के पास जब मार्केट में इतना लिक्विडिटी हो जाएगा, क्योंकि इंडिया, ये देखो ये सब जो पैसा है वो इंडिया में तो घूमता रहेगा ना। अब जब ये पैसा इंडिया में घूमेगा मार्केट में तो काफ़ी लिक्विडिटी हो जाएगा। आरबीआई क्या करेगा, उसी पैसे से ओएमओ कंडक्ट करेगा। व्हाट इज ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। वही पैसा को आरबीआई क्या करेगा, मार्केट में बोलेगा कि भाई आप जो है मेरे को बॉन्ड बेच दो, ठीक है। आरबीआई के पास जब ज़्यादा लिक्विडिटी, लिक्विड कैश हो जाएगा, तो आरबीआई उस चीज़ को मार्केट में भेज देगा, कैसे, ओपन मार्केट ऑपरेशन कंडक्ट करके। ये सब बॉन्ड कौन बेचेंगे, बैंक्स बेचेंगे आरबीआई को वापस, आरबीआई उनको पैसा देगा। देखिए जो मैं एक्सेस लिक्विडिटी की बात कर रहा हूँ वो मैं आरबीआई के पास की बात कर रहा हूँ, मतलब भाई आरबीआई के पास इतना ज़्यादा कैश हो जाएगा, क्योंकि देखिए आरबीआई बॉन्ड इशू करेगा, आरबीआई तो पैसा लेगा ना उनसे। एक बॉन्ड इशू मतलब क्या हो गया, एक तरह का लोन ही तो हो गया। तो आरबीआई जब लोन लेता है उनसे, यानी कि बॉन्ड इशू करके, तो आरबीआई क्या करेगा, उसी बॉन्ड को पैसे को मार्केट में वापस से छोड़ देगा। अब ये देखिए ये सब चीज़ के लिए कई सारे फैक्टर्स है। एक तो अभी फिलहाल मार्केट में अभी इन्फ्लेशन कितना है, अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रहा होगा तो आरबीआई एकदम से तो नहीं कर सकता ना। अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है अभी मार्केट में, जो कि अभी प्रेजेंट कंडीशन है, तो आरबीआई क्या इतना ज़्यादा लिक्विड कैश मार्केट में तो नहीं छोड़ेगा थ्रू ओएमओ। आरबीआई उसको धीरे धीरे करेगा। तो लिक्विड का जो मतलब लिक्विड कैश का जो फैक्टर है, यानी कि बॉन्ड इशुएंस का जो फैक्टर है, दैट विल बी इफेक्टेड ड्यू टू द इन्फ्लेशन फैक्टर, ठीक है। कनेक्शन समझिएगा। फिर इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन आरबीआई फिजिकल डेफिसिट। आरबीआई फिजिकल डेफिसिट अभी कितना बोला जा रहा है, 5.5%। तो अब कितना फिजिकल डेफिसिट होगा उस हिसाब से भी मैटर करेगा कि भाई आरबीआई कितना टाइम टू टाइम इशू कर रहा है। तो ये ओपन मार्केट रूट को मेरे को मेन समझाना था इस न्यूज़ में। आई होप आपको समझ में आया कि भाई ओपन मार्केट रूट वो होता है जब आरबीआई खुद मार्केट में बॉन्ड इशू करता है, चाहे वो सेलिंग के लिए हो चाहे वो बाइंग के लिए हो, कुछ भी हो, मार्केट में बॉन्ड इशू करता है और एक्स्ट्रा लिक्विड कैश ले लेता है, और या तो फिर आरबीआई क्या करता है, एक्स्ट्रा लिक्विड कैश देने के लिए बॉन्ड में एक्स्ट्रा लिक्विड कैश मार्केट में पहुंचाता है और उनसे बॉन्ड खरीद लेता है, ठीक है। तो ये चीज़ें, अब देखिए इसमें और एक प्रॉब्लम होगा कि आरबीआई को ना लिक्विडिटी मैनेज करने में बहुत दिक्कत जाएगा। लिक्विडिटी नहीं, सॉरी, आरबीआई को इन्फ्लेशन मैनेज करने में काफ़ी दिक्कत जाएगा। पहले क्या होता था, आरबीआई जब हमारा एफएआर रूट से भी ज़्यादा नॉन एफएआर रूट रहता था, तो आरबीआई क्या करता था, ईजिली क्या करता था कि भाई तुरंत मार्केट में इशू किया बॉन्ड ओएमओ के थ्रू, फिर मार्केट से ले लिया। आरबीआई 2017 से ये सब चीज़ कर ही नहीं रहा था, क्योंकि देखिए इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा तो था नहीं। अब जाके कोविड में इन्फ्लेशन आ गया, तो कोविड में इन्फ्लेशन बढ़ाने के लिए आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है। आपको पता होगा, आपने देखा होगा कि भाई, मतलब आपने पहले कभी ना कभी पढ़ा ही होगा कि आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाता है, ठीक है, उसमें आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है। आरबीआई के पास और एक पॉलिसी है जो कि ओएमओ कंडक्ट करता है, यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन, जो मैंने अभी आपको बताया। कई सालों से 2017 से आरबीआई ने ओएमओ कंडक्ट नहीं किया था। अब फाइनली जाके आरबीआई जो ओएमओ कंडक्ट करना चालू करेगी। क्यों? क्योंकि आरबीआई को चीज़ लगता है कि भाई इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का ये अच्छा तरीका है रादर देन इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट, ठीक है।
लेकिन जब बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए बॉन्ड इशू हो जाएंगे ना, तब आप ओएमओ कंडक्ट भी करोगे ना, तो आपका इन्फ्लेशन इतना कंट्रोल में नहीं जाएगा। तो इसलिए बोल रहे हैं आरबीआई एक रिस्क तो रहेगा ही आरबीआई के ऊपर इन्फ्लेशन और लिक्विडिटी कंट्रोल करने के लिए। आई होप आपको ये न्यूज़ समझ में आया होगा दोस्तों। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इस न्यूज़ को ट्राई करूँगा कि और सिंप्लीफाई करके आपको बताऊँ। एक बार आप वापस से ज़रूर रिकॉर्डिंग सुनिए ये चीज़। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, DGGI गोज बाय एक्चुअल बेट्स प्लेस्ड ऑन प्लेटफॉर्म्स टू कैलकुलेट ड्यूज। देखिए ये न्यूज़ को मैंने पहले बहुत ही डिटेल में कवर किया है, बट फिर भी मैं आपको जिस दे देता हूँ इसका। गेमिंग ऐप्स के ऊपर अभी काफ़ी ज़्यादा एलिगेशंस तो मैं नहीं बोलूँगा, काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े GST नोटिस सर्व किए गए। सबसे ज़्यादा आपको पता है कि डेल्टा कॉर्प जो कि लिस्टेड कंपनी, और उनका मार्केट शेयर अभी किस लिए इतना नीचे गया कि भाई वो लोग एक कसिनो कंपनी है, एंड वो लोग ने जो DGGI का कहना है कि भाई आप जो है हमें सम ऑफ बेट पे दोगे GST, ना कि आपके सर्विस वैल्यू पे दोगे। ठीक है, यानी कि अगर मैं 100 रुपये का बेट लगा रहा हूँ तो उस पर साफ साफ पहले 28% GST उनको देना पड़ जाएगा। ये यानी कि अगर कोई 1 करोड़ का बेट लगा रहा है तो 28 लाख रुपए तो GST पे करना पड़ जाएगा। अब समझ लो इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है। तो इनका ये कहना था कि भाई आप सर्विस वैल्यू पे लगाओ ना, और ये लोग जो है जब से GST लागू हुआ है यानी कि जुलाई 2017 से, ये लोग तब से लेके अब तक जो है वो लोग सर्विस वैल्यू पे लगा रहे थे, ना कि बेट वैल्यू पे। तो अब जो इनको नोटिस मिला कि भाई हम जो है सर्विस वैल्यू पे नहीं लगाएंगे, हम आपको जो है सर्विस वैल्यू पे नहीं लगाना था, आपको लगाना था टोटल किस पे, बेट वैल्यू पे। तो अब इनको जो नोटिस के ऑब्वियसली वैल्यूएशन बढ़ गए, और पहले ये भी था कि 18% या 28% गेम ऑफ स्किल चांस, अब गवर्नमेंट ने कर दिया सबको टोटल में 28%। और गवर्नमेंट ने कोई नया लॉ ला के नहीं किया, गवर्नमेंट ने तो बस क्लैरिफिकेशन लेके आया। सो क्लैरिफिकेशन इज़ नॉट अमेंडमेंट ऑफ लॉ, राइट। तो अब गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई हमने तो बस क्लैरिफिकेशन लेके आया। इंडस्ट्री बोल रही है कि यू आर ट्राइंग टू अप्लाई इट रेट्रोस्पेक्टिवली। ये गवर्नमेंट बोला नहीं, वी हैव जस्ट गिवन क्लैरिफिकेशन, वी हैव नॉट अमेंडेड द लॉ। तो इसके कारण काफ़ी डिबेट होगा आने वाला टाइम में। बट आप ये चीज़ देख के मान के चलो, कई सारे गेमिंग कंपनीज ये सब के कारण बंद होंगे, क्योंकि इनका जो नेटवर्क है उससे ज़्यादा तो इनको GST आउटपुट आ जाए। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, ऑयल PSUs बाय मोर रशियन क्रूड डिस्पाइट G7 प्राइस कैप। देखिए ये न्यूज़ तो ये बोल रहा है कि भाई इंडिया के ऊपर काफ़ी एलिगेशंस लगे थे जब इंडिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा था, डिस्पाइट रशिया यूक्रेन वॉर एंड डिस्पाइट वेस्टर्न कंट्रीज सैंक्शनिंग रशिया। तो भी इंडिया ने बोला कि भाई हम तो अपना जो है ऑयल प्रोक्योरमेंट चालू रखेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपना गैस का प्रोक्योरमेंट कम कर दो ना रशिया से। जितना इंडिया रशिया से नहीं लेता उससे कई ज़्यादा तो मतलब कई ज़्यादा टाइम्स रशिया यूरोप को देता है। बंद कर दो फिर वो सब चीज़ भी, हम पे प्रेशर डाल रहे हो तो इंडिया ने बोला कि हम नहीं करेंगे। समहाउ इंडिया ने अगस्त में कम किया था, नॉट बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न प्रेशर, बट उन्होंने ये बोला कि चलो ठीक है रिक्वायरमेंट कम है या कई अलग अलग कंट्री से भी हम इंपोर्ट करें। अब क्या हुआ, चाइना की इकोनॉमी जो एकदम स्लो डाउन में चली गई, चाइना में रिक्वायरमेंट कम हो गया ये सब ऑयल वगैरह का, तो रशियन ऑयल्स और सप्लाई के लिए अवेलेबल हो गए। समझ रहे, दे बिकेम मोर अवेलेबल फॉर सप्लाई टू इंडिया। तो अब बोला जा रहा है कि भाई ठीक है इंडिया जो है और रशियन ऑयल्स को इंपोर्ट करेगा। तो इंडिया ने सितंबर में रशियन ऑयल्स को काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट किया, अगस्त से तो ज़्यादा, पर ठीक है जुलाई के कंपैरिजन में कम इंपोर्ट किया। तो ये चीज़ देखने वाली बात है कि भाई इंडिया जो है अपना जो फॉरेन पॉलिसी वो एकदम सिक्लूडेड और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रख रहा है कि इंडिया ये चीज़ को ज़रूर मानता है कि नो वन इज़ परमानेंट फ्रेंड और नो वन इज़ परमानेंट एनिमी इन फॉरेन रिलेशंस। When it comes to foreign relations, we have always got permanent interest. फिर दोस्तों वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक रिपोर्ट निकल के आ रहा है कि भाई इंडिया मस्ट ग्रो एट 8% टू बी डेवलप बाय 2047। ये बोल के आ रहा है रिपोर्ट कि भाई प्राइवेट सेक्टर जो है उसको 8% से ग्रोथ करना पड़ेगा सपोर्ट को, मतलब प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट को इट नीड्स टू पिकअप टू सपोर्ट द 8% ग्रोथ। उसके बाद बोल रहे साउथ एशिया जो है वो 5.8% से ग्रो करेगा। इंडिया के इन्फ्लेशन के बारे में भी उसने कुछ बोला है कि भाई 6.3% के आसपास इंडिया का इन्फ्लेशन जो है 5.9% के आसपास इंडिया का इन्फ्लेशन रहेगा। अर्लियर फोरकास्ट से ज़्यादा है, दैट वाज अराउंड 5.2%। इंडियाज़ ग्रोथ फोरकास्ट जो कि FY24 के लिए दैट इज स्टिल 6.3%।
फिर बोला जा रहा है कि रेगुलेटरी रिफॉर्म्स लेके आने की ज़रूरत है ताकि पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़े और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्राउडी न हो, यानी कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी मार्केट में आए। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, EU रेडी टू टॉक फूड स्टॉक पॉलिसी एट WTO। देखो ये न्यूज़ भी मैंने आपको पहले कवर करके दिया है। इसमें ये चीज़ क्या है दोस्तों कि WTO का ना स्टॉक पॉलिसी ये चीज़ बोलता है कि एक कंट्री कितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोक्योरमेंट कर सकती है, उनका 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ द स्टॉक्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब अगर मान लो इंडिया में 1 लाख टन प्रोड्यूस हो रहा है 10 रुपये के भाव पे, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं, एकदम एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं, तो 10 रुपीज़ के हिसाब से 1 लाख टन अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो 10 लाख का माल इंडिया में प्रोड्यूस हुआ। अब इंडिया जो है कितना प्रोक्योरमेंट कर सकता है थ्रू फॉर पब्लिक स्टॉक होल्डिंग, दैट इज़ 1 लाख, यानी कि 10 लाख का 10% इज़ 1 लाख। अब पहली बात तो ये 1 लाख टन जो प्रोड्यूस हुआ उसका तो चलिए ठीक है, कोई क्वांटिफिकेशन नहीं है कि भाई, मतलब उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई 1968 में भी जो 1 लाख टन था आज भी 1 लाख टन ही है, मतलब इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? प्राइस। आज भी आप वही प्राइस को ले रहे हो जो कि 1966-68 में डिटरमाइन हुआ था। ठीक है, और उस प्राइस के हिसाब से आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो? उस प्राइस के हिसाब से आप मेरा वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन काउंट कर रहे हो। तो भाई आज तो उस चीज़ में इन्फ्लेशन को तो आपने कंसिडर किया ही नहीं। अगर आप यही 10 रुपये देखोगे, हो सकता है वो आज 100 रुपये हो गया, हो सकता है 50 रुपये हो गया होगा, तो आप तो 50 रुपये के हिसाब से फिर कैलकुलेट करो, यानी कि 1 लाख इंटू 50 लाख, 10% अगर मैं बोलूँ तो 5 लाख का मेरे को प्रोक्योरमेंट अलाउंस होना चाहिए। तो उस हिसाब से 80 कंट्रीज़ ने साइन किया एक वो कि भाई मतलब एक डॉक्यूमेंट साइन किया कि भाई हम लोग को जो है एक तो ये रिवीजन होना चाहिए प्राइस का, और दूसरा चीज़ हम पे ये 10% का क्लॉज ज़बरदस्ती नहीं, पब्लिक स्टॉक होल्डिंग के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोक्योरमेंट करते हैं और हम लोग आगे भी करेंगे, ताकि कुछ प्रॉब्लम, देखिए 10% के लिमिट से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो लोग बोल रहे कि हमें 10% का लिमिट अभी भी चाहिए। ठीक है, हम पे ऐसे आप कोई रिस्ट्रिक्शन मत लगाओ। ठीक है, और इनका ये कहना है कि भाई हम जो है फार्मर को सपोर्ट, एक्चुअली क्या है, देखिए डेवलप कंट्रीज किस चीज़ के लिए इसको मना करती है, वो बोलती है कि भाई आप ये सब चीज़ जो करते हो इससे जो मार्केट प्राइस है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो कंट्रीज बोल रहे कि भाई ठीक है, हम मानते हैं डिस्टॉर्ट हो रहा है, हम उतना भी एक्सेस क्वांटिटी में नहीं करें कि मेरे मार्केट का जो प्राइस डिस्टॉर्ट हो जाए, और सेकंड चीज़ अगर होता भी तो यार हम अपने सिटीजन्स को बचाने के लिए कुछ तो करें। तो इस चीज़ का डिबेट चलने वाला है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।